आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताम्रपाषाण काल। हालांकि अपने इससे पहले की क्लास में हम पाषाण काल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिनमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के संदर्भ में आपसे बात हुई थी। आज हम देखेंगे कि नव पाषाण काल के अंत में मानव ने धातु का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, और वह धातु थी तांबा। अर्थात मानव द्वारा प्रयोग की गई या प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। और जब तांबा और पत्थर के जो उपकरण थे इनका साथ में प्रयोग होने लगा और उससे जो विशेष संस्कृति का जन्म हुआ, विद्वानों ने उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का नाम दिया, जिसकी अपनी खास विशेषता थी। जैसे हम खास तौर पर देखते हैं कि यह संस्कृत पूर्णतः ग्रामीण संस्कृत थी। यहाँ की अपनी ग्रामीण संस्कृति की कुछ विशेषताएं थी, जिनके एक एक पहलुओं पर अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ताम्र पाषाण संस्कृत का अर्थ है पाषाण और तांबे के प्रयोग की अवस्था है। पाषाण और तांबे के प्रयोग की अवस्था है। तो हम देख रहे हैं पाषाण और तांबे के प्रयोग से जिस नवीन संस्कृत का जन्म हुआ उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृत हड़प्पा से पूर्व, समकालीन एवं परवर्ती अवस्था से संबंधित थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह जो संस्कृत है ये हड़प्पा के पहले भी थी, हड़प्पा के समकालीन भी थी और हड़प्पा के बाद में भी, अर्थात परवर्ती हड़प्पा के समकालीन भी यह संस्कृति संबंधित थी। तो हम यहाँ पर खास तौर पर देख रहे हैं कि यह संस्कृत का संबंध ऐसा नहीं है कि हड़प्पा के पतन के बाद से, बल्कि हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा के पूर्ववर्ती भी थी। ताम्र पाषाण काल के लोग ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थे। जैसे आपसे हड़प्पा के बारे में भी चर्चा हुई, तो हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी। जैसे आज के दौर में अगर उठाकर देखें तो बहुत सारे भारत में नगर हैं, लेकिन उन्हीं के पैरल बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि है, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीणांचल है, जहाँ के अपनी कुछ खास संस्कृतियाँ हैं जो इस नगरीय संस्कृति के समकालीन हैं और उनका भी अपना विकास हो रहा है, लेकिन उनकी अपनी खास विशेषता है। ठीक इसी प्रकार हम उस दौर में भी देखेंगे, भले से हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके समकालीन कुछ संस्कृतियां पनप रही थी जिनका संबंध ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से था। तो कहने का है मतलब है कि ताम्र पाषाण काल के लोग ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थे। यहाँ पर खास तौर पर देखा किस संस्कृति से? ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थे, और इनके घर मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन कहीं कहीं पत्थर का भी प्रयोग हुआ है। हम यहाँ पर विशेष तौर पर आपको बताना चाह रहे हैं कि पूरे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में मात्र गिलुंद एक स्थान है जहाँ पर मुझे ईंटों के प्रयोग करने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। गिलुंद कहाँ पर है इसकी चर्चा हम आगे की स्लाइड में करेंगे, लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान रखना है कि इनका जो सामान्यतः जो विशेषता है कि इनके घर किसके थे? मिट्टी के थे और कहीं कहीं पत्थर के भी बने थे, और इन्होंने किलेबंदी भी की थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किलेबंदी भी की थी। और इसका प्रमाण अगर हम देखें तो एरण से देखने को मिलेगा, कायथा से देखने को मिलेगा और इनाम गांव से भी देखने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो किलेबंदी सुरक्षा के निमित्त ये लोग किया करते थे, इसके प्रमाण मुझे एरण, कायथा और इनाम गांव से देखने को मिलता है। ताम्रपाषाणिक जो लोग थे ये खेती भी करते थे, और विशेष तौर पर देखा जाए तो जैसे धान, गेहूं और दाल की खेती करते थे, जबकि दक्षिण भारत में कपास की खेती का भी प्रचलन था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इस संस्कृति से संबंधित लोग थे, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, इनके अपने घर थे, इनके जीवन में स्थायित्व था, और आप देख रहे हैं ये खेती पर निर्भर थे और खेती में प्रमुख तौर पर धान, गेहूं और दाल की खेती करते थे। और ऐसा नहीं, ये जागरूक भी थे, अपने अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए
अन्नागार, अनाज को रखने के लिए अन्नागार का भी इन्होंने निर्माण किया था, अन्नागार भी बनवाया था। तो आप देख रहे हैं अन्नागार के जो प्रमाण हैं हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में भी देखने को मिल रहे हैं, और किलेबंदी भी हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में देखने को मिल रहे हैं। और मकान बनाने के लिए प्रायः मिट्टी और पत्थर का प्रयोग तो किया जाता था, लेकिन गिलुंद से मुझे मकान के संदर्भ में देख रहे हैं ईंटों के प्रयोग किए जाने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, हालांकि यह अपवाद है। आगे हम पशुपालन के बारे में देख रहे हैं कि इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग पशुपालन भी करते थे, जिसमें हम गाय, अगर देखें भैंस, ऊंट, ये विशेष तौर पर हैं, बकरी, जबकि हड़प्पा में आप देखेंगे, हड़प्पा में आपको गाय का अभी जो गाय से परिचित तो थे, लेकिन गाय का कोई साक्ष्य मिला नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हड़प्पा में मात्र कालीबंगा से मुझे ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हो रही हैं, लेकिन यहाँ दिख रहे हैं ताम्रपाषाणिक लोग ऊँट से भी परिचित हैं। ये लोग दूरस्थ व्यापार भी किया करते थे। पशुपालन के अलावा थोड़ी दूरी पर चूँकि विशेष प्रकार के मृदभांड जो एक विशेष कला केंद्र पर निर्मित थे, वो कई स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सूती और रेशमी के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, जो कहीं न कहीं एक व्यापार को दर्शाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि संस्कृत के लोग व्यापार भी करते थे, और इनके यहाँ इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ये खास बात है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में कि इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से सरोकार रखने वाले जो लोग थे, उन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था, जबकि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी और वहाँ के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, जबकि उनका लेखन कला अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो आप देख रहे हैं इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। हम समाधान के बारे में बात कर रहे हैं, ये समाधान से भी परिचित थे और कर्मकांडीय समाधान करते थे। बहुत सारे जो समाधान के दौरान कुछ सामग्रियां भी रखते थे, और जिससे पता चलता है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। यही नहीं, सामान्यतः हम देखते हैं कि जो समाधान के दौरान व्यक्ति का सिर पूरब की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ होता था, लेकिन अपवाद स्वरूप जोरवे संस्कृत महाराष्ट्र से जिसका संबंध है, यहाँ पर जो दफनाने की प्रक्रिया थी वो सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ था। और यही नहीं, यहाँ पर देखा गया बालकों को जो दफनाने की परंपरा थी वो एक कलश में रख कर के उनके शव को दफनाया जाता था। और नेवासा की हम बात करें महाराष्ट्र में, अगर हम नेवासा की बात करें, हम अगर देखा जाए इनाम गांव की बात करें, चंदौली की बात करें, तो यहाँ से बड़े पैमाने पर बालकों के समाधान प्राप्त हैं, जो एक कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये विशेष रोग से ग्रसित हो गए थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें इन पर, तो इनमें थोड़ा सा हमें भेदभाव भी नज़र आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कुछ बालक को मिट्टी के मृदभांड में रख करके दफनाया गया है, वहीं कुछ ताम्र के ऐसे बर्तन हैं उनमें रख करके बालकों को दफनाया गया है, जो सामाजिक स्तरीकरण का संदेश देते हैं, यानी सामाजिक विभेद का संदेश देते हैं। तो इन्हें लेखन कला का यही सामाजिक भिन्नता के अंतर्गत देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहे वो मकान को लेकर के हो, समाधान को लेकर के हो, समाधान को लेकर के हो, उसमें एक भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग हैं वो ग्रामीण संस्कृति से संबंधित हैं। पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इनके घर कच्ची मिट्टी या पत्थर के बने होते थे। आगे हमें ये देखना है, अपवाद जरूर ध्यान में रखना है, गिलुंद एकमात्र स्थान है जहाँ से ईंट के प्रयोग करने का प्रमाण हमें प्राप्त है। ये लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, सीमित स्तर पर व्यापार करते थे और इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं है। चूँकि कभी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, पॉइंट वाइज दे करके आपसे बात कर सकते हैं। तो सामान्यतः हमें इस बात को जानना है और ख़ास तौर पर देखना है इनके समाधान के बारे में, और समाधान में
हमें जोरवे संस्कृत महाराष्ट्र के समाधान को विशेष तौर पर देखना है, क्योंकि प्रायः जो समाधान की पद्धति पूर्व पश्चिम की थी, लेकिन यहाँ पर उत्तर और दक्षिण के रूप में हमें देखने को मिलती है और सामाजिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। ये हो सकता है कि ताम्रपाषाणी काल में सामाजिक भिन्नता विद्यमान थी, कथन दे सकता है, और कारण के रूप में आप समाधान को उससे कोरिलेट कर सकता है कि कुछ समाधान मिट्टी के पात्र में, कुछ ताम्र के पात्र में रख करके दफनाए गए हैं। तो ये सीधे सीधे होगा कि वाकई सामाजिक भिन्नता थी, और साथ में इस काल के लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। तो इतना हमें ध्यान देना है। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ताम्रपाषाणी के संस्कृत के अलावा अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं कि ये संस्कृत भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान थी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान थी। जैसे भारत में देखा जाए तो कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली के, पाकिस्तान में राणा घुंडई, किले गुल मोहम्मद, कुल्ली नाल और आमरी। इसी प्रकार अफगानिस्तान में मुंडी गाग और देह मुरासी घुंडई। हम ये प्राग हड़प्पा के संदर्भ में आपसे बात कर रहे हैं कि हड़प्पा के पूर्व यह संस्कृति हमें भारत के विभिन्न स्थलों पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कालीबंगा विशेष तौर पर, राखीगढ़ी, बनावली, राणा घुंडई, किले गुल मोहम्मद, कुल्ली नाल, मुंडी गाग, देह मुरासी। लेकिन जब हम समकालीन हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा के संदर्भ में अगर हम बात करें, समकालीन हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इस संस्कृति के विद्यमान होने का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे हम राजस्थान में देख रहे हैं, यहाँ से एक अच्छा प्रश्न आपको दे सकते हैं, राज्य और ठीक उसके सामने इस संस्कृत के महत्वपूर्ण केंद्र। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में गिलुंद, अहाड़, मरमी और बालाथल ये महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के केंद्र थे, जहाँ खास तौर पर हम अभी गिलुंद की चर्चा कर चुके हैं। गिलुंद राजस्थान में है और यहीं पर ईंटे का प्रयोग हुआ था, और वहीं हम अहाड़ के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसे हम ताम्रवती के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हैं, बल्कि तांबे के उपकरण सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हैं, और इसलिए इसका नाम ताम्रवती भी पड़ा। और याद रहे, राजस्थान से हमें तांबे की सुलभता थी, शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। अन्य स्थल मरमी और बालाथल हैं, इनके बारे में भी आगे चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, कायथा और मालवा, मध्य प्रदेश से मिलान करने के लिए आपको कायथा और मालवा आएगा। जैसा आप कायथा के बारे में जानते हैं कि यह हड़प्पा के समकालीन संस्कृति थी, और यह संस्कृत हड़प्पा के पहले समकालीन और परवर्ती रूप में भी विद्यमान थी। वहीं मालवा के तौर पर अगर ध्यान दें तो मालवा अपने विशेष मृदभांड निर्माण के लिए जाना जाता है। मालवा की अपनी खास विशेषता थी मृदभांड को बनाया जाना, और काले और लाल रंग के मृदभांड यहाँ पर बड़े पैमाने पर निर्मित हुए। आगे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जोरवे, महाराष्ट्र में जोरवे में हमें कहीं न कहीं जो भवन निर्माण की परंपरा है उसका उदाहरण देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से हम नेवासा देख रहे हैं। दैमाबाद एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये ऐसा स्थल है जो पहले तो ताम्रपाषाणी था, लेकिन हम देखते हैं बाद में यह हड़प्पाई स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। माफ करेगा, हड़प्पाई स्थल के रूप में ये पहले था, और बाद में ऐसा ये ताम्रपाषाणी स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। यह प्रवरा नदी के तट पर है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं हम इसकी चर्चा आगे स्लाइड में करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनाम गांव, विशेष तौर पर क्या है, इनाम गांव जो विभिन्न प्रकार के भवन के निर्माण के लिए, चाहे वो अंडाकार हो, गोलाकार हो, गर्ता निवास हो, या कहीं न कहीं ग्रामीण आवास की बात हो, 5-6 कमरे वाले मकान की बात हो, ये सब चीज़ें आपको इनाम गांव से, किलेबंदी हो, ये सब चीज़ें इनाम गांव से आपको देखने को मिलेगी। तो हम इनाम गांव के बारे में भी देखेंगे। लेकिन ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एक सामान्य अभी परिचय के तौर पर इस स्लाइड में के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। और यहाँ विशेष तौर पर ये जो ताम्रपाषाणी जो केंद्र हैं ये किस राज्य में पड़ते हैं, इस संदर्भ में बात हो रही है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम नारायण, सईपई
और खैराडीह के बारे में बात करेंगे तो नारहन महत्वपूर्ण एक ताम्र पाषाणिक केंद्र है। सई पई खैराडीह जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और बिहार के बारे में हम बात कर रहेंगे, चिरांद के बारे में, सेनुआर और ताराडीह के बारे में। इनमें जो चिरांद है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई ताम्रपाषाणिक उपकरण प्राप्त हैं। पश्चिम बंगाल पांडुराजाडीह महिषदल आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का संबंध, मतलब यह कहा जाए आंध्र प्रदेश में सिंगलपन्नी और कर्नाटक में मास्की एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो ये मिलान करने के लिए इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन जिन कला केंद्रों पर चर्चा होगी आगे की स्लाइड में, वो गिलिंद है, आहाड़ है, बालाथल, मरमी, कायथा, मालवा, जोरबे, दैमाबाद, इनाम गांव और आगे चिरांद, सिंगनपल्ली, मास्की और महिषदल के बारे में बात होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल हैं जिनसे लगातार प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनेंगे। तो सारे स्थल तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम इतना ही ध्यान दे लें तो कम से कम मिलान करने वाला प्रश्न हमारा सही हो सकता है। बाकी एक इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न बनता है कि किस स्थल से कुछ खास सामग्री विद्यमान है और वह उसका संबंध कहाँ से है, तो इसको हम आगे बात करेंगे। आगे हम देख रहे हैं इसी प्रकार ये जो आपने स्थल देखे, इसकी अधिकांश बस्तियां बाद में हड़प्पाई चरणों में परिवर्तित हो गई। जैसे हम इससे पूर्व हड़प्पा की हम बात कर रहे थे, इससे पहले जो प्राक हड़प्पा की हम बात कर रहे थे, वहां से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे स्थल आए जो बाद में किसमें, हड़प्पाई चरणों में परिवर्तित हो गए। और इस संस्कृति के लोगों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं भारी मात्रा में जहां से प्राप्त हुई, उन्हें ताम्र निधियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ताम्र निधियों के नाम से जाना जाता है। ताम्र निधियाँ वहाँ उसे कहते हैं जहाँ पर इस संस्कृत के लोगों द्वारा भारी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ताम्र निधियाँ। और ऐसी ताम्र निधियाँ भारत में कई स्थानों से प्राप्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि सबसे पहली बार कहाँ से प्राप्त है और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त है। तो हम देख रहे हैं भारत में सबसे पहली ताम्र निधि कानपुर के बिठूर नामक स्थान से प्राप्त है। कहाँ से? कानपुर के बिठूर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से पहली ताम्र निधि प्राप्त है जो कांटेदार बर्छी हमें प्राप्त हुई है। कांटेदार बर्छी प्राप्त हुई है। वही सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त है 1870 ईस्वी में। और आप देख रहे हैं यहाँ से 424 उपकरण और 102 चांदी की वस्तुएं यहाँ प्राप्त हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ताम्रपाषाणिक उपकरण हैं ये पहली बार कहाँ से प्राप्त हैं, तो कानपुर के बिठूर, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। वहीं सर्वाधिक मात्रा में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के गुगेरिया से 1870 ईस्वी में 424 उपकरण और 102 चांदी की वस्तुएं मिली हुई हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि इस काल के जो लोग थे, देखिए तांबे के साथ में चांदी से भी परिचित थे, लेकिन तांबा वो पहली धातु है जिनका मानव ने प्रयोग किया। आगे हम देख रहे हैं इस प्रकार भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ताम्रपाषाणिक उपकरण प्राप्त होते हैं। कुछ खास ऐसे प्रारंभिक उपकरण हैं, टूल्स हैं जो तांबे के बने हुए हैं और ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आगे की हम स्लाइड में देखें, आगे की स्लाइड में तो कुछ विशेष उपकरण हैं, जैसे ध्यान दें, मानवाकार आकृति, चपटी, कुठार, श्रृंगिका, तलवार, मध्य कटक युक्त भाले, स्कंधित कुल्हाड़ी, कड़ा छल्ला, मत्स्य भाला, दुधारी कुल्हाड़ी और चपटी सपाट कुल्हाड़ी। आपको यहाँ पर कुछ इस काल के उपकरण हैं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पर छल्ले भी देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे उपकरण, ये कुठार भी आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ भाले भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं ताम्रपाषाणिक जो भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इस काल के जो प्रमुख उपकरण थे वो यही हैं। यहाँ पर मानवाकार आकृति तांबे की चीज़ें पूछी जाती है आपसे कि किस काल में प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है, छल्ले कहाँ से प्राप्त होते हैं, श्रृंगिका तलवार किस काल का प्रमुख उपकरण था, इस पर प्रश्न बने हुए हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है मानव आकृतियाँ,
युक्त जो भी उपकरण है इनके, चपटी कुठार, श्रृंगिका तलवार, मध्य कटक युक्त भाले, स्कंधित कुल्हाड़ी, कड़ा छल्ला, मत्स्य भाला, दुधारी कुल्हाड़ी, चपटी सपाट कुल्हाड़ी जैसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं इस काल से। तो मानवाकार, मानवा ये है मानवाकार आकृतियाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अभी आपके समक्ष जो हम लोगों ने चर्चा की वो कि ताम्रपाषाण काल कहते किसे हैं। जैसे ताम्रपाषाण काल के बारे में तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा काल जहाँ पर तांबे के साथ साथ पत्थरों का प्रयोग हो रहा है और इससे एक विशेष संस्कृति विकसित हो रही है, उस काल को हम ताम्रपाषाणी काल के नाम से जानते हैं। फिर हमने यह भी देखा कि यह संस्कृति ऐसा नहीं कि हड़प्पा के बाद की है, बल्कि हड़प्पा के पहले भी है, उसके समकालीन भी थी और उसके बाद की भी थी। जैसे हमने आज के संदर्भ में चर्चा की कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं ग्रामीण संस्कृतियां विद्यमान हैं और वो अलग तरीके से उनका रीति रिवाज, खान पान, सारी चीज़ें चल रही हैं और पैरेलल उसके नगर भी चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यह भी संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता भले से विद्यमान थी जिसका स्वभाव नगरीय था, लेकिन ताम्रपाषाणी संस्कृति का स्वभाव कैसा था, ग्रामीण था। हम लोगों ने देखा इस संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग थे वो खेती पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे, पशुपालन करते थे, सीमित स्तर पर व्यापार भी करते थे, लेकिन उनके घर कच्ची ईंट और पत्थर के बने हुए थे, लेकिन कहीं कहीं ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। और ये भी देखना है कि कैसे वो अपने कृषि कार्य को जब खेती करते थे, अन्न का उत्पादन होता था तो सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार का निर्माण किए थे और अपनी सुरक्षा के लिए वो किलेबंदी भी किया करते थे। तो यहाँ देखे, फिर हमने देखा इस संस्कृतियों का विस्तार भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो विभिन्न राज्यों में आपको देखने को मिला, चाहे वो आपका राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा कि इस काल के लोगों में कुछ अपने खास उपकरण थे, उन उपकरणों के बारे में भी चर्चा हुई और यह उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आज एक सामान्य जो चर्चा है हमारी ताम्रपाषाण काल के बारे में हुई और इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट होगा वह और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें कुछ स्थल होंगे और उन स्थलों से महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त हैं और उन सामग्रियों के संदर्भ में चर्चा होगी। बाद में इस सभ्यता का पतन हो जाता है। बहुत सारे विद्वान यह बताते हैं कि सूखे के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया और उसका कारण भी था कि थोड़ा मौसम परिवर्तन हुआ जिससे सूखा पड़ा और चिकनी जो मिट्टी थी वाकई वो थोड़ा कठोर हो गई और जहाँ पर इस तांबे के उपकरणों के माध्यम से कृषि कार्य को कर पाना संभव नहीं था। हालांकि दक्षिण भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो यह उसका स्थान बृहत्पाषाणी के संस्कृति और उसी वक्त लौह संस्कृत आ गई तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उत्तर भारत में यह संस्कृत बड़े पैमाने पर स्थापित नहीं हो पाई। लेकिन जोरवे संस्कृत के तौर पर देखा जाए तो लगभग 700 ईस्वी तक यह संस्कृतियां हमें उत्तर भारत में या कहिए महाराष्ट्र के संदर्भ में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ के बारे में चर्चा करें तो जैसे प्राचीनतम के तौर पर एक क्रम आए तो मोटे तौर पर कायथा संस्कृत के बारे में हम देखेंगे, आहार संस्कृत के बारे में, मालवा संस्कृत के बारे में और जोरवे संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चारों क्रम आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जोरवे संस्कृत लगभग 700 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी, तो लेकिन ऐसा प्राकृतिक झंझावात आया जिसके कारण इस संस्कृत का पतन हो गया। तो जल्दी ही अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।